तो हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम होगा जीवन परिचय। तो आप अगर क्लास 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं या आप किसी भी लेखक या कवि के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियो को आराम से देख सकते हैं। चूँकि आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप मात्र 10 मिनट देंगे तो आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय में आज हम सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी कुछ रचनाएं भी लिखिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जीवन परिचय किसका? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। देखिए जीवन परिचय, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? जीवन परिचय, और इसमें से लिखना शुरू करेंगे। देखिए क्या है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो छपरा में हुआ था। ये छपरा कहाँ है? बिहार में। और बिहार क्या है? एक राज्य है, छपरा एक जिला है, और एक जो जीरादेई है वो क्या है? एक छोटा सा गांव है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो महादेव सहाय। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। अर्थात जो इनका परिवार था, इनके परिवार के लोग बहुत बड़े किसान व्यक्ति थे और साथ में धनी मनी भी लोग थे। तो इसलिए कह रहा है कि इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कलकत्ता अर्थात कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, कह रहा है कि ये प्रतिभा संपन्न का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले। कह रहा है कि ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र, मेधावी का मतलब तेज, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनके पास बुद्धि कुशलता थी और साथ में पढ़ने लिखने में तेज थे। कह रहा है कि ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। अर्थात जब कभी भी इनके स्कूल में परीक्षा वगैरह हुआ करता था तो इस परीक्षा में वो हमेशा प्रथम स्थान आया करते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्ययन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। अर्थात कुछ समय तक शुरुआत में इन्होंने मुजफ्फरपुर कॉलेज में अपना अध्ययन करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। कहाँ कहाँ पे? तो पटना में भी और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी, दोनों जगह ये क्या किए हैं? वकील के पद पर रहे हैं। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। अर्थात इनका जो झुकाव था, लगाव जो था, वो राष्ट्र की सेवा करना था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कहाँ कूद पड़े? तो स्वतंत्रता संग्राम में। किसके कहने पर या किसके साथ मिल करके? तो महात्मा गांधी जी के साथ मिल करके। किस जगह पे? तो चंपारण आंदोलन। चंपारण क्या है? तो ये भी है बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगे। अनेक बार मतलब कई बार। जेल की यातनाएं मतलब कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। और यातनाएं का मतलब होता है दुख तकलीफ। अर्थात जेल में जब आप जाएंगे तो जेल में जा कर के आपको मज़ा तो आएगा नहीं, जेल में जा कर के आपको दुख तकलीफ से सहने पड़ेंगे। तो कह रहा है कि अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी, अर्थात कई बार इनको जेल की पीड़ा भी सहनी पड़ी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष में विश्व के सम्मुख रखा। अर्थात इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। यानी कि इन्होंने विदेश में भी जाकर के भारत की बातों को विदेश के नागरिक और वहाँ पे रहने वाले भारत के नागरिकों को भी ये सम्मानित किए
साथ में भारत क्या चाहता है, इसके बात को वो सबके दुनिया के सामने रखे। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभापति भी चुने गए। क्या है, ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति, जो अखिल भारतीय कांग्रेस था उसके सभापति के रूप में 3 बार चुने गए थे। और साथ में भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला जो सभापति था, तो वो सभापति किसको चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि राजनीतिक जीवन और अतिरिक्त बंगाल, कह रहा है कि राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त, जो राजनीतिक जीवन था उनका, पॉलिटिकल जो लाइफ था उनका, उसके अलावा क्या था कि राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता है। अर्थात आपको पता ही होगा कि कोसी जो नदी है वो बिहार में बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, तो बाढ़ ला देती है। तो बिहार और साथ में बंगाल दोनों जगह क्या हो जाता था, बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आता था। तो बाढ़ के समय ये बहुत ही ज़्यादा किया करते थे, तो राहत कार्य पहुंचाया करते थे लोगों को। आगे है सादा जीवन उच्च विचार, इनके जीवन को पूर्ण आदर्श था। अर्थात जैसे कि महात्मा गांधी जी का ये वाक्य है कि सादा जीवन उच्च विचार, तो इनके जीवन का भी पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अर्थात इनकी प्रतिभा को देख करके कर्तव्य निष्ठा, अर्थात कर्तव्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, कितने ईमानदार थे, और निष्पक्षता, किसी चीज़ में भेद विभेद नहीं करते थे, इसलिए इनको क्या बनाया गया, तो भारत का क्या बनाया गया, तो राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये सन 1952 से सन 1962 तक सुशोभित किया। अर्थात लगातार 2 बार भारत के ये राष्ट्रपति बने। कब से कब तक, तो 1952 से लेकर के 1962 तक। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 में इनको अलंकृत किया। अर्थात इनकी महानताओं को देखते हुए इनको भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। तो कब की गई, तो 1962 में की गई। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 को ईस्वी को दिवंगत हो गए। अर्थात हमारे देश से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका देहांत कब हो गया, तो 1963 को हो गया। ये इस दिवंगत हो गए अपने शरीर को छोड़ करके। हालांकि 1963 में ये दिवंगत तो जरूर हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे दिलों में ये सुशोभित होते हैं। जब कभी भी हम एक बड़े समाज सुधारक, एक बड़े राजनेता और ऐसा कोई व्यक्ति जो देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया हो, जब कभी भी अगर इन तरह के लोगों को बात की जाती है, तो उसमें से महात्मा गांधी जो हैं, वो महात्मा गांधी हैं, और साथ में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो लोग क्या होते हैं, वे लोग जो हैं हम लोग के दिमागों में आ जाते हैं, दिलों में आ जाते हैं। अर्थात ये लोग अभी भी हमारे दिलों में क्या करते हैं, तो आज अभी भी ये हमारे दिलों में राज करते हैं। देखिए कह रहा है कि रचनाएं, अब क्या करना है कि राजेंद्र बाबू, इनको प्यार से राजेंद्र बाबू भी कहा जाता था, तो राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाएं का विवरण निम्नवत है। तो देखिए क्या क्या इनकी है, निम्नवत कौन सी है, तो कह रहा है कि चंपारण में महात्मा गांधी, कह रहा है कि इसमें किसानों के शोषण और अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन का बड़ा मार्मिक वर्णन है। चंपारण लिखा गया है, तो इसमें महात्मा गांधी जी के जो हैं उनके बारे में, और साथ में जो वहाँ के किसान हैं, जो चंपारण है वो कहानी किस पर है, तो महात्मा गांधी जी का क्या है कि ये आंदोलन था उस पर है। और इसमें क्या दर्शाया गया है, तो किसानों के प्रति जो शोषण हो रहा था, अंग्रेज कर रहे थे, उस शोषण को दर्शाया गया। फिर दूसरा बापू के कदमों में, दूसरा जो है बापू के कदमों में, कह रहा है कि बापू के कदमों में, इसमें महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भावना की व्यक्ति की गई है। देखिए जैसा कि नाम ही है बापू के कदमों में,
ठीक है, किसके कदमों में? तब बापू के कदमों में। तब बापू के कदमों के अर्थात कि महात्मा गांधी जी के कदमों में। तो जैसे देखिए, अगर आप किसी के कदमों में चले जाते हैं अर्थात उनको क्या करते होंगे आप? बहुत ज़्यादा श्रद्धा करते होंगे, बहुत उनसे प्रेम करते होंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि इसमें महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त की गई है। तीसरी क्या है? मेरी आत्मकथा। यह राजेंद्र बाबू द्वारा सन 1943 ईस्वी में जेल में लिखी गई थी। देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी जो है आत्मकथा लिखी गई थी। कब? तो जेल में। कब? 1943 में। और आत्मकथा का नाम क्या था? मेरी आत्मकथा। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का लेखा जोखा है। चौथा कौन सी किताब है इनकी? तो मेरे यूरोप के अनुभव। मेरे यूरोप के अनुभव। इसमें इनकी यूरोप का यात्रा का वर्णन है। इनके भाषणों में भी कई संग्रह प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त इनका 5वां जो किताब है या रचनाएं हैं वो है शिक्षा और संस्कृति। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन। गांधी जी की क्या हो जाएगा? देन। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 8वां साहित्य, फिर संस्कृति का अध्ययन, उसके बाद हो जाएगा खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से क्या करनी है कि आपको जो है ये याद करनी है। इसको एक बार दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ये बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।